12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल यूथ डे बनाया जाता है। तो आज की ये वीडियो या वीलॉग इसी मुनासबत से बनाई जा रही है। आज का ये वीलॉग नौजवानों के नाम, 8 साल से 80 साल तक की उम्र के नौजवानों के नाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 8 से 80 साल तक की उम्र के बच्चे। असल बात यह है कि हमने 18 साल के बूढ़े भी देखे हैं और 60-60 और 70-70 साल के जवान भी देखे हैं। दवानी जिस चीज़ का नाम है, जैसे इकबाल ने कहा है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, या जिसको तू रह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल कहकर उकसाया गया है, जिसके लिए इकबाल ने उकाब या शाहीन को आइडियलाइज़ किया है, वो तो एक कैफियत का नाम है। और ये कैफियत अगर मौजूद है इंसान के अंदर तो वो जवान है। आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा इस हवाले से, नौजवानों के हवाले से, उसमें 2-3 नुकात हैं। पहले नुक्ते पे आज हम बात करेंगे और वो बात ये है, बल्कि मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, और ये वाक़या 1976 का है और आज बहुत कम लोग इस वाक़े से वाकिफ़ हैं। हुआ ये कि 1976 में पाकिस्तान में एक दिलचस्प मुकाबला हुआ और ये मुकाबला कुश्ती का था और ये पूरे मुल्क को इसने अपनी लपेट में ले लिया। सारा पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो दीवानावार इसमें इन्वॉल्व हो गया। ये मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़, सारा मीडिया इसके पीछे भाग रहा था। हुआ ये था कि पाकिस्तान में कुश्ती का एक अजीमुशान मुकाबला हुआ और ये भोलो ख़ानदान के चश्म चिराग अकरम पहलवान और जापानी पहलवान अनोखी के दरमियान हुआ। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा रुक के मैं आपको बता दूं कि भोलू पहलवान जो हैं वो रिवायती कुश्ती के कस्टोडियन थे और वो रुस्तम जमा रहे हैं। उनके पास कई बार का टाइटल था उसका, लेकिन वो इस तरफ जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है उस तरफ कभी नहीं गए। उनके मुकाबले हुआ करते थे और वो बिला शिरकत गैर पूरे सब कॉन्टिनेंट में कुश्ती के जो सबसे बड़ा एजाज़ था उसके मालिक थे। ये उनके कब्ज़े में था और लाहौर बेस थे और बहुत अच्छे उनके अखाड़े कायम थे। इत्तफाक है उनकी कुश्ती जो है वो ठहर गई अनोखी से। अब अनोखी जापानी पहलवान और ज़ाहिर है इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन से मंजूर शुदा और इंटरनेशनल लेवल का ये मुकाबला एक दिलचस्प मुकाबला बन गया, क्योंकि ये क़दामत और जिद्दत का भी मुकाबला था। खैर, वक्त मुकर्ररा पर कुश्ती हुई और उस कुश्ती में अनोखी ने चंद ही राउंड्स के बाद अकरम को शिकस्त दे दी और हुआ ये कि उसने अकरम को आर्म लॉक लगाया, जिसका अकरम के पास कोई जवाब नहीं था। उसका बाजू टूट गया और कुश्ती के बाद इंतहाई मायूसी के आलम में अकरम जो है वो शोहरत से बिल्कुल ज़मीन पर आ गया और गुमनामी के अंधेरों में दफन हो गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हुआ ये कि भोलू पहलवान का जो ख़ानदान था, भोलू ख़ानदान, वो इंतकाम के गुस्से और इंतकाम में झुलसने लगा। उन्होंने अपने मकसद ये बना लिया, सारे पाकिस्तान के पहलवान उनके चारों तरफ जमा हो गए और इनका मकसद ये था कि हमने अपना बदला लेना है और अपनी जो खोई हुई अज़मत रफ्ता है उसको बहाल करना है। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने इस मकसद को अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू की और ज़ुबैर उर्फ झारा, जो भोरू का बेटा था, उसको तैयार किया जाने लगा। ये एक नौजवान था। सारा पाकिस्तान के जो पहलवान थे, जो फ़न कुश्ती से वाबस्ता थे, उन्होंने इसके तरफ जमा हो गए, इसके चारों तरफ जमा हो गए और इसको इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। इसकी इन्होंने तरबियत शुरू की और आर्म लॉक से निपटने का तरीका सिखाया। और वो वक्त आया कि ज़ुबैर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के आर्म लॉक भी लगाने पर वो आर्म लॉक तोड़ सकता था। अब जनाब इन्होंने दोबारा अनोखी को दावत दी, चैलेंज दिया। वक्त मुकर्ररा पर एक दफ़ा फिर कुश्ती तय की गई। वक्त मुकर्ररा पर अनोखी पहुंचा, एक आध राउंड खेला गया और अचानक अनोखी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, बग़ैर यानी मुकाबले से दस्तबरदार हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया। अनोखी वापस चला गया। एयरपोर्ट पर, टोक्यो एयरपोर्ट पर अनोखी से सवाल किया गया कि तुमने ज़ुबैर से अपनी शिकस्त तस्लीम क्यों की? अब अनोखी ने जो जवाब दिया वो आज के नौजवानों के लिए मशअल राह है। अनोखी ने जवाब दिया, जो मुझे फ़र्क नज़र आया पिछली कुश्ती में और इस कुश्ती में, वो ये था कि अब पाकिस्तानी पहलवान के सामने एक मकसद था और वो मकसद ये था कि अपनी जो अज़मत रफ्ता है उसको बहाल कराना है। इस मकसद ने उसके अंदर आग सी भर दी थी। मुझे लगा
कि अगर ये मुकाबला जारी रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो इसके कुछ अफसोसनाक नताइज सामने आएंगे। अच्छा, वाज़े रहे कि अनोखी महज पहलवान नहीं था, बल्कि एक पढ़ने लिखने वाला स्पीकर भी था। चुनाचे उसने ये नखस किया कि ये मुकाबला जारी रखना बेहतर नताइज का हामिल नहीं होगा। चुनाचे उसने मुकाबले को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उसने एक और बात कही, उसने कहा कि मैंने ज़ुबैर से हार कर उसकी ज़िंदगी से मकसद निकाल लिया है, और जब किसी की ज़िंदगी से मकसद निकल जाए तो वह तबाह हो जाता है। और वाकई वक्त ने देखा, ज़ुबैर के सामने से हदफ हट गया, उसने अनोखी को शिकस्त दी और अपना मकसद हासिल कर लिया। मकसद हासिल करने के बाद कोई नया मकसद नहीं था, चुनाचे वो दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में मुलविस हो गया। उसके बाद वो फिल्मों की तरफ चला गया और गुमनामी के अंधेरे में चला गया। तो दोस्तों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बात यह है कि ज़िंदगी में अगर मकसद नहीं होगा तो याद रखिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप 9 to 5 नौकरी करते रहेंगे, छोटा मोटा बिजनेस करते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद डालिए। वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि ज़िंदगी के टैंक में मकसद की शाख डाल लो, तो फिर वो जो हलचल होगी ना, वो तुम्हें सुकून से नहीं बैठने देगी। तो आज से अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद डालिए, खुद ब खुद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरा वाकया हुआ ये कि इंडियन टीम पाकिस्तान आई। अब सन तो मुझे याद नहीं कौन सा सन था, बहरहाल तेंदुलकर के इब्तदाई दौर था। हुआ ये कि पाकिस्तान में 2Ws जो हमारी जोड़ी थी, वसीम और वक़ार, ये अपने उरूज पर थे, और शुएब अख्तर ने भी उनके साथ क्रिकेट ज्वाइन कर ली थी। तो पाकिस्तान का जो ये ट्रायो है, ये दुनिया का बेहतरीन पेस ट्रायो था। तो तेंदुलकर के बिल्कुल इब्तदाई दिन थे और नर्वस भी था वो, और फिर ये दुनिया का इंतहाई होस्टाइल पेस अटैक। तेंदुलकर पूरी लाइन और लेंथ भूल गया और उसका इंतहाई नाकाम दौरा रहा। कई दफ़ा शुएब ने उसको बोल्ड किया और बहुत लो स्कोरिंग पूरा दौरा रहा उसके लिए। वापसी पर तेंदुलकर ने अपने कोच से पूछा, कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए कि ये जो कॉन्फिडेंस उसका शेक हो चुका था बिल्कुल। उसके कोच ने उसे एक मशवरा दिया। उसने कहा कि तुम जिस वक्त खेल रहे हो, तुम स्कोर बोर्ड मत देखो, तुम टाइम देखो, तुम घड़ी देखो, तुम दरअसल रन्स देखते हो, तुम जो आउटपुट हासिल हो रहा होता है उसको देख रहे होते हो, जिसके नतीजे में तुम नर्वस हो जाते हो। इसके बजाय तुम घड़ी देखो, तुम वक्त गुजारो, तुम टाइम गेन करो, तुम रुको, खुद ब खुद स्कोर बोर्ड भी मूव करता रहेगा और तुम जो है आगे बढ़ोगे। यहाँ से तेंदुलकर ने एक स्ट्रेटेजी अखज़ की, यानी ये उसको बॉटम लाइन मिल गई थी। यहाँ से उसने एक स्ट्रेटेजी अखज़ की, और वो स्ट्रेटेजी ये थी कि वो रोज़ाना सुबह उसने तय कर लिया कि मैं 500 गेंदे प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा, मैं वही इस विकेट पे रहूँगा, मैं मेहनत करूँगा। उसने यहाँ से ये स्ट्रेटजी बनाई और अगले दिन सुबह से डेली सुबह 500 गेंदे वो प्रैक्टिस सेशन में खेलता। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, हादसा हो, वो कहीं बैरून मुल्क दौरे पर हो, अपने शहर में हो, उसने 500 गेंदे ज़रूर खेलनी थी। उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और लोगों ने देखा कि अगले दिन सुबह जो तेंदुलकर है वो प्रैक्टिस सेशन में 500 गेंदे खेलने के लिए मौजूद था। शादी की अगली सुबह वो 500 गेंदे खेलने के लिए मौजूद था। क्रिसमस जो उनका त्यौहार होता है, उस पर वो प्रैक्टिस 500 गेंदे खेलने के लिए मौजूद था। हत्ता के जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उससे अगले दिन सुबह इंडियन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया टीम को मुबारकबाद देने के लिए, तो मालूम ये हुआ कि तेंदुलकर मौजूद नहीं है। तेंदुलकर जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ है 500 गेंदे खेलने के लिए। 500 गेंदे रोज़, 500 बॉल्स, हफ्ते की 7,500 गेंदें, और महीने की 15,000 गेंदें। आप अंदाज़ा कीजिए, 30 साल में तेंदुलकर ने कोई तकरीबन 50 लाख के करीब गेंदें खेली, और इस प्रैक्टिस ने, इस मुसलसल अमल ने, इस मेहनत ने तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बना दिया। तो बच्चों, नौजवानों, बात यह है कि मेहनत जो है, प्रैक्टिस जो है, मुसलसल का अमल, मुसलसल जद्दोजहद किए जाना, ये मकसद के बाद वो दूसरी चीज़ है जो आपको कामयाबी की शाहराह पर गामजन कर देगा। तीसरी चीज़, और वो है शौक, पैशन।
एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक तामीराती फर्म थी जो बिल्डिंग बनाती थी बड़े पैमाने पर। उनका एक चीफ आर्किटेक्ट था, ज़ाहिर है उसकी अच्छी सैलरी थी। ये चीफ आर्किटेक्ट बहुत अरसे से, बुरे वक्तों से समझ लीजिए, इस कंपनी का साथी था। लेकिन काम करते करते जैसा कि हो जाता है, एक डिप्रेशन सा तारी हुआ उसको, हुआ कि ये मेरी लगी बंदी ज़िंदगी गुजर रही है, मुझे रिटायर्ड होकर अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चुनांचे वो एक दिन अपने सीईओ के पास गया और उसने कहा कि मैं अब जॉब छोड़ना चाहता हूँ। सीईओ को बड़ा अफसोस हुआ। उसने उससे कहा कि तुम जो है कंटिन्यू रखो, इसरार किया, लेकिन वो ना माना। आखिर कंपनी के सीईओ ने कहा कि आप जो है वो रिटायर्ड हो सकते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। ये एक ज़मीन का क़िता है और आपको खुली आज़ादी है बजट खर्च करने की। आप इसके ऊपर एक अच्छा सा घर तामीर कीजिए और बजट का कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहें खर्च करें, आपको आज़ादी है, लेकिन मुझे घर बहुत अच्छा चाहिए। बेचारा वो आर्किटेक्ट वो नीम दिली के अंदाज में वहाँ से उठा और उसने उस घर की तामीर शुरू की। हालांकि मालिक ने उसको फ्री हैंड दिया था, लेकिन उसने इंतहाई नीम दिली, इंतहाई बेजारी और अदम तवज्जुही के साथ इस घर की तामीर की। उसने अपना 100% नहीं डाला। उसके पूरे काम में शौक की कमी थी, जज्बे की कमी थी, लगन की कमी थी। ना उसने कोई बजट ज़्यादा यूज़ किया और एक आम सा, एक ऑर्डनरी सा, एक स्टीरियोटाइप सा घर उसने बनाकर मालिक को दे दिया। मालिक ने उसका डिज़ाइन कबूल किया और उससे कहा कि हम आपके एजाज़ में एक फेयरवेल पार्टी करेंगे। उस फेयरवेल पार्टी में मौजूद थे, स्पीचेस हुई हस्ब मामूल। आखिर में कंपनी के सीईओ ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और आर्किटेक्ट को पेश करते हुए कहा, ये आपके लिए तोहफा है। आर्किटेक्ट मबहूत हो गया, इसलिए कि ये वही चाबी थी जो उसी घर की चाबी थी जो उसने अदम तवज्जुही, बेजारी और बेदिली के साथ तामीर किया था। उसके जहन में ख्याल आया, काश मुझे मालूम होता कि ये जो घर मैं बना रहा हूँ, ये दरअसल मैं अपने मुस्तकबिल के लिए बना रहा हूँ। ये ईंटें जो मैं रख रहा हूँ, ये मैं अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए रख रहा हूँ। ये जो रंग व रोगन और आराइश का काम मैं करवा रहा हूँ, ये दरअसल मैं अपने मुस्तकबिल को डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों और नौजवानों, बात ये है कि हम में से हर फर्द के सामने ये सूरत हाल होती है। हमारे सामने रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसके अंदर हमारा मुस्तकबिल पोशीदा होता है। हमारे सामने कोई प्रेजेंटेशन आती है, हमारे सामने कोई लेक्चर आता है, हमारे सामने कोई क्लासरूम एक्टिविटी होती है, हमारे सामने कोई मुलाकात होती है, हम कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, हम टीवी पर कोई चीज़ देखते हैं, हम कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं। ऐसे बीसियों इवेंट्स हमारे साथ होते हैं जिनमें से किसी एक के पीछे हमारी कामयाबी पोशीदा होती है, लेकिन हम अदम तवज्जुही और लापरवाही की वजह से, हम जज्बे की कमी की वजह से, शौक़ की कमी की वजह से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि किस चीज़ के पीछे हमारा मुस्तकबिल पोशीदा है, तो हम उस आर्किटेक्ट की तरह मायूस होकर कहेंगे कि काश मुझे मालूम होता। आखिरी बात ये कि दरअसल आपके अंदर अल्लाह ने जो स्किल दी है, उसके लिए कोई बहुत तोप किस्म की स्किल ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुर्सी की मरम्मत अच्छी कर लेते हैं, अगर आप कुछ नहीं तो बिरयानी अच्छी बना लेते हैं, आप कड़ी पकोड़ा या दही भल्ले की चाट अच्छी बना लेते हैं, आप मुस्कुराना अच्छा जानते हैं, आप झगड़ों में सुलह अच्छी करा सकते हैं, आप अच्छा गुनगुना सकते हैं, तो याद रखिए, अगर आपने इसमें मकसद डाल दिया, अगर आपने इसके अंदर मेहनत डाल दी और अगर आपने इसके अंदर शौक डाल दिया, तो याद रखिए कि आप वीराने में भी जाके बैठ जाएं तो कामयाबी आपके दरवाजे पे ज़रूर दस्तक देगी।